नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। राजधानी लखनऊ समेत 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू का असर देखने को मिला। आज से बरेली और सहारनपुर में भी कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा, जिसके तहत रात 9 से सुबह 6 बजे तक पाबंदी रहेगी। लखनऊ में पुलिस सड़कों पर उतरकर नाइट कर्फ्यू का पालन करवाती हुई नजर आई। पुलिस ने हर आने जाने वालों से पूछताछ की और जो लोग बेवजह घूमते हुए नजर आए उन्हें वापस घर भेज दिया गया। ये कर्फ्यू फिलहाल 16 अप्रैल तक लागू रहेगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लखनऊ में नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है, लेकिन सड़कों पर नाइट कर्फ्यू का असर साफ तौर पर देखा जा सकता है। इस वक्त मैं लखनऊ के हजरतगंज में मौजूद हूं, जहां पर पसरा सन्नाटा ये बताने के लिए काफी है कि कोरोना को लेकर दहशत का आलम यह है अब कि इस प्रशासन को नाइट कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ा। इस वक्त हमारे साथ जो पुलिस बल देख रहे हैं आप, ये गंज में गश्त कर रहे हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि आखिर किसी ने दुकान खोली तो नहीं है, मार्केट खुली तो नहीं है, नाइट कर्फ्यू का उल्लंघन तो नहीं हो रहा है। हमारे साथ सुमेन वर्मा जी हैं। ये बताइए सर कि इस समय क्या हालत दिखाई दे रही है? लोग कर्फ्यू को फॉलो कर रहे हैं या तोड़ रहे हैं इस बैरिकेड को? इस संबंध में मुझे यही कहना है, लोग सचेत हैं। आप लोगों के माध्यम से जागरूकता काफ़ी ज़्यादा है लोगों में आज के डेट में। पहले भी 1 साल पहले भी हम इस टाइप का कर्फ्यू था। इस कंडीशन में देखते हुए आज के आप देख सकते हैं चारों तरफ पूरी तरीके से कर्फ्यू, और या कर्फ्यू हम इसको नहीं बोलेंगे, लॉकडाउन लगी हुई है और जो है ये पूरी तरीके से जो है प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंटेड है। चारों तरफ सीनियर ऑफिसर्स भी इसको चेक कर रहे हैं, हम लोग भी ऑन द ग्राउंड है, हमारे बाकी फर्दर स्टाफ और मेम्बर्स जो है वो भी जो है इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं। अभी तक ऐसा केसेस बहुत कम है जहाँ पे कोई उल्लंघन की बात आई हो, और उल्लंघन अगर होगी तो उसके खिलाफ भी जो विधिक कार्रवाई है, जो प्रोविजंस है लॉ के, उनके खिलाफ यूज़ किया जाएगा। क्या लोग ये मानने को तैयार हैं या मान चुके हैं कि अब नाइट कर्फ्यू लग चुका है लखनऊ में, मुझे निकलना ही नहीं घर से, या आप लोगों को वापस भेजना पड़ रहा है? लोगों को लोग 99% केसेस में मेरे हिसाब से जो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो लोग मान चुके हैं। वही लोग बाहर अभी निकल रहे हैं जिनको कोई ना कोई मेडिकल इमरजेंसी या कोई जो आवश्यक सेवा होते हैं उनसे जुड़े हुए हों या और किसी काम में लगे हुए हैं। अगर कोई शख्स नहीं मानता है तो क्या करेंगे आप? जैसे मैं बता, हमारे प्राविधान हैं एज पर द लॉ एंड एज पर द एक्ट, जो फाइन से शुरू करके FIR रजिस्ट्रेशन तक है, तो हम सारे ये प्राविधान अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो ये सोमेन जी हैं जो बता रहे थे कि लखनऊ में जिस तरीके से लॉकडाउन या यूँ कहे तो नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, उसके बाद से सड़कों पर जो सन्नाटा है एक तरफ, वही दूसरी ओर लॉकडाउन या यूँ कहे तो नाइट कर्फ्यू, कोरोना कर्फ्यू से कहे तो ज़्यादा बेहतर होगा, इसको फॉलो करवाने के लिए पुलिस सड़कों पर उतर आई है। और हजरतगंज का ये इलाका जो देख सकते हैं आप कि जो दिन से ज़्यादा रात में गुलजार रहता है, यहाँ पे एक एक चीज़ इतनी मशहूर है कि लोग बाहर से भी आते हैं तो इन चीज़ों को भूल नहीं पाते हैं। लेकिन बावजूद इसके कोरोना के संक्रमण काल में जिस तरीके से मजबूरन लॉकडाउन का नाइट कर्फ्यू का ऐलान करना पड़ा, उसके बाद से हजरतगंज का ये जो तस्वीर है अब ये दिखाई दे रही है। और अब पुलिस को सख्ती के साथ लोगों से ये पूछना पड़ रहा है कि अगर आप एसेंशियल सर्विसेज की वजह से घर से बाहर नहीं निकले हैं तो आपको घर वापस लौट के जाना होगा। अनामिका, सी न्यूज़ 18, लखनऊ। उधर कानपुर में भी कोरोना कर्फ्यू का असर देखने को मिला। हमारे संवाददाता अमित गंजू ने इसका जायजा लिया। ज्यादातर सड़कें सुनसान नजर आईं। मैं कानपुर के परेड चौराहे पर खड़ा हूं, जहां आप देख सकते हैं कि कैसे सन्नाटा पसरा हुआ है। इक्का दुक्का कुछ वाहन निकल रहे हैं क्योंकि पहला दिन है, कुछ को शायद पता है, कुछ को नहीं पता है, या कोई इमरजेंसी सर्विस का है, या पुलिसकर्मी है, या LIO का है, या कोई स्टेशन से आ रहा है। मगर ओवरऑल इस परेड चौराहे की अगर बात की जाए, दुकानें को अगर दृश्य देखा जाए तो जितनी दुकानें हैं सब दुकानदार बंद कर चुके हैं, क्योंकि 10 बजे का समय होना था और लोगों ने 10 बजे से पहले अपनी सारी शॉप्स बंद कर दी। अब अगले चौराहे पर चल के देखते हैं कि क्या अगले चौराहे का क्या है हाल। अब हम लोग की टीम चलेगी सीधे बड़े चौराहे की तरफ। पूरा रास्ता है जो सबसे बड़ी मार्केट है, ये इस मार्केट में जहाँ तक कैमरे की नज़र जा रही है सारी दुकानें बंद हैं। मतलब नवीन मार्केट जहाँ 750 से ज़्यादा दुकानें, सारी दुकानें बंद हैं, चाहे वो बेकरी शॉप हो, चाहे कई कपड़ों गारमेंट्स, सब ने आज फर्स्ट डे ही 10 मिनट्स पहले ही बंद कर दी। यानी शहर का जो सबसे हार्ट ऑफ सिटी जिसे कहा जाता है, नवीन मार्केट, ये पूरी तरीके से बंद है। सारे शॉपकीपर्स, इवन यहाँ तक के एम्प्लॉयज़, आप देख सकते हैं सारे शटरों पर ताला लगा हुआ है। तो साफ देखा जा सकता है कि क्या असर है। इस वक्त कानपुर के एक और बड़े चौराहे पर आके खड़ा हुआ हूँ। अब यहाँ आके असलियत देखते हैं कि वास्तविकता इस चौराहे की है क्या। लोग कहीं यहाँ आ रहे हैं कि लोग इसका पालन यहाँ कर रहे हैं कि नहीं, इसकी वास्तविकता जानने के लिए हम लोग बड़े चौराहे पर खड़े हैं। वैसे तो देखा जाता है यहाँ पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है, लेकिन कुछ लोग चलते हुए जा रहे हैं। इनसे पूछा जाए कि आखिर कहाँ से आ रहे हैं, क्या इन्हें मालूम है। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप लोग से कहाँ से आ रहे हैं? परेड से। आज लॉकडाउन है, बताया से पूरा रात कर्फ्यू हो गया सब जगह, आप लोग वैसे घूम रहे हैं कर्फ्यू में? हम लोग काम करने गए थे, सालक का काम करते भाई, रात बिरात तो होती है।
तो कर्फ्यू है ये नहीं मालूम आपको? आज हमको लोग को खुद ही नहीं पता लगा। अब पार्टी से भी कहा, पार्टी ने हम लोग को छोड़ा भी नहीं। चलिए कोई बात नहीं, मास्क तो पूरा लगा लीजिए। देखिए बाकी अगर चौराहे की बात की जाए तो अभी भी देखिए कुछ मौज मस्ती करने के लिए अगर कैमरे की नज़र आ सकती है, लड़के कैसे घूम रहे हैं। कैमरा देखने के बाद अब इन्होंने अपनी चाल थोड़ी तेज़ कर ली है। और अगर देखा जाए ओवरऑल पुलिस का भी डिप्लॉयमेंट है, व्हीकल्स भी कुछ निकल रहे हैं, क्योंकि पहला दिन है, हो सकता है लोग पूरे अवर ना हो। मगर अगर ओवरऑल देखा जाए तो इसका कर्फ्यू का असर देखने को मिल रहा है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उधर मेरठ में भी पुलिस लोगों को नाइट कर्फ्यू के बारे में जानकारी देती हुई नजर आई। हमारे संवाददाता उमेश श्रीवास्तव ने जब नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया तो बाजार पूरी तरीके से बंद मिले। प्रातः 5 बजे तक रात्रि निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। कोई भी व्यक्ति रात्रि 10 बजे के बाद सड़क पर नहीं निकलेगा। अत्यंत आवश्यक कार्य को छोड़कर सभी व्यक्ति अपने अपने घरों में रहेंगे। श्रीमान जिलाधिकारी महोदय में कि किस तरह से यहाँ पर अनाउंसमेंट हो रहा है और पुलिस की टीम यहाँ गाड़ी के साथ निकली है और लगातार अनाउंसमेंट करती हुई नजर आ रही है कि लोग रात्रि कर्फ्यू को फॉलो करें, लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें और रात 10 बजे से 5 बजे सुबह तक रात्रि कर्फ्यू का पालन करें। और लगातार पुलिस की टीम यहाँ पर लोगों को जागरूक करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ SHO सदर मौजूद हैं। भाई साहब ये बताइए कि आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं और इस वक्त आबू लेन बाजार में घूमकर चेक कर रहे हैं कि रात्रि कर्फ्यू की क्या स्थिति होने वाली है। हाँ, ये माननीय जिलाधिकारी महोदय के आदेशानुसार रात्रि निषेधाज्ञा लागू कराई जा रही है और कोरोना से बचाव के लिए ये कदम उठाया गया है ताकि जो है हम कोरोना से अपनी लड़ाई में जीत सकें। कोरोना से लड़ाई जीतनी है, कोरोना से जंग जीतनी है और कोरोना से जंग जीतने के लिए ही ये सारे प्रयास यहाँ पर किए जा रहे हैं। लोगों से पुलिस की टीम यही अपील करती हुई नजर आ रही है कि प्रशासन का सहयोग करें, पुलिस का सहयोग करें। कैमरा पर्सन अभिषेक शर्मा के साथ उमेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 मेरठ। गाजियाबाद में नाइट कर्फ्यू का खासा असर देखने को मिला। यहां पर पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी खुद सड़कों पर उतरकर नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करवाते हुए नजर आए। दरअसल यूपी में बीते 24 घंटे में 8000 से ज्यादा केस मिले हैं, जिसकी वजह से नाइट कर्फ्यू की जरूरत पड़ी है। फिलहाल 7 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। वहीं आज से बरेली और सहारनपुर में भी कोरोना कर्फ्यू लागू कर दिया जाएगा। मैप के जरिए देखिए जिन शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है उनमें वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज ये वो शहर हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। इसमें मेरठ और नोएडा भी शामिल है। साथ ही गाजियाबाद में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है और ये पुख्ता किया जा रहा है कि लोग नाइट कर्फ्यू का पालन भी करें। कल पीएम मोदी ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर मुख्यमंत्रियों के साथ वर्चुअल मीटिंग की। उन्होंने कहा कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर जोर दिया जाए, इसी बात की जरूरत है, लेकिन अभी संपूर्ण लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है। हमारे लिए बचने का एकमात्र साधन बचा था लॉकडाउन, ताकि हम व्यवस्थाओं को एकदम से जितना तेजी से बढ़ा सके और वो हमारी स्ट्रेटेजी काम आई। हम व्यवस्थाओं को बना सके, संसाधन खड़े कर पाए, हमारी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ाई, दुनिया से जहां से प्राप्त कर सकते कर पाए और लॉकडाउन के समय का हमने उपयोग किया। लेकिन आज जो स्थिति है, आज जब हमारे पास सब संसाधन है तो हमारा बल, और ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है, हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि 11 से 14 अप्रैल तक टीका उत्सव मनाया जाए। इस बात की उनकी तरफ से अपील की गई। जो है टीका उत्सव में 0 वेस्टेज होगा, वो भी हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी को बढ़ा देगा। हमारी वैक्सीनेशन कैपेसिटी का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ये हम लोग करें और इसके लिए अब हमें यदि वैक्सीनेशन केंद्रों की संख्या बढ़ानी है तो उसको भी बढ़ाएं। पहले एक बार देखें कि हम 11 से 14 अप्रैल किस प्रकार से चीजों को मोबिलाइज कर सकते हैं। एक अचीवमेंट का सेटिस्फैक्शन मिलेगा, वातावरण बदलने में बहुत काम आएगा। और मैं भारत सरकार को भी मैंने कहा हुआ है
कि जितनी मात्रा में हम वैक्सीनेशन पहुंचा सकते हैं पहुंचाने का प्रयास करें। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि इस टीका उत्सव में हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें और वो भी एलिजिबल वर्ग को। पीएम मोदी ने अपील की कि नाइट कर्फ्यू को अगर कोरोना कर्फ्यू कहा जाए तो बेहतर रहेगा। इससे लोगों को याद रहेगा कि वो कोरोना काल में ही जी रहे हैं। हमारे गवर्नेंस की कसौटी है। हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें कोरोना कर्फ्यू, ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। कुछ लोग ये इंटेलेक्चुअल डिबेट करते हैं कि क्या कोरोना रात को ही आता है। हकीकत में दुनिया ने भी ये रात्रि कर्फ्यू के प्रयोग को स्वीकार किया है, क्योंकि हर व्यक्ति को कर्फ्यू समय होता है तो याद आता है कि हाँ मैं कोरोना काल में जी रहा हूं और बाकी जीवन व्यवस्थाओं को कम से कम प्रभाव होता है। हाँ, अच्छा होगा कि हम कोरोना कर्फ्यू रात को 9 बजे शुरू करें या रात को 10 बजे शुरू करें और सुबह 5-6 बजे तक चलाएं कि टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और कोविड मैनेजमेंट, इन्हीं चीजों पर हमें बल देना है। और जिले में आपको मुख्तार अंसारी से जुड़ी 3 बड़ी खबरें बताते हैं। पहली खबर यह है कि अस्पताल की एम्बुलेंस का इस्तेमाल करने के मामले में मुख्तार अंसारी से पूछताछ होगी। पूछताछ के लिए बाराबंकी पुलिस की एक टीम बांदा जेल जाएगी। दूसरी खबर यह है कि आपने अभी तक मुख्तार को व्हील चेयर पर देखा, लेकिन न्यूज़ 18 के पास मुख्तार की वो तस्वीर है जिसमें वो अपने पैरों पर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। कानपुर के सट्टी थाने में जब मुख्तार का काफिला उतरा उसी दौरान की तस्वीर है। तीसरी खबर यह है कि मुख्तार भले ही बांदा जेल में बंद है, लेकिन उसकी पूरी निगरानी 24 घंटे लखनऊ से की जा रही है। डीजी जेल आनंद कुमार खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के पास मुख्तार के बैरक की एक्सक्लूसिव तस्वीर भी है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो बता रहे हैं कि मुख्तार को लेकर क्या अपडेट है, क्या बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। अब आपको बांदा जेल की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। माफिया मुख्तार अंसारी पर पुलिस ड्रोन कैमरे से नजर रख रही है। जेल के ऊपर ड्रोन कैमरे से निगरानी रखी जा रही है। इतना ही नहीं, बॉडी वॉर्न कैमरे का इस्तेमाल भी किया जा रहा है ताकि मुख्तार के हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। नोएडा में दिल्ली के जीएसटी डिपार्टमेंट के डिप्टी कमिश्नर की पत्नी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया था, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उनकी 6 महीने पहले ही शादी हुई थी। महिला के परिजनों का आरोप है कि उसके पति अमन सिंगला और परिजन दहेज के लिए उसे परेशान कर रहे थे। पुलिस ने आरोपी पति और सास ससुर को हिरासत में ले लिया है। ये पूरा मामला नोएडा के सेक्टर 99 की सुप्रीम कोर्ट सोसाइटी का है। एक सुप्रीम टावर है, वहाँ पे एक अमन सिंगला रहते हैं जो रेवेन्यू सर्विसेज में है। उनकी वाइफ के साथ कुछ अनबन चल रही थी। उसी क्रम में उनकी वाइफ ने कुछ जहरीला पदार्थ खा लिया है। अमन सिंगला हैं और उनके पेरेंट्स हैं। इन 3 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया हुआ है और इसमें जो वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। दिल्ली में गाजियाबाद नगर निगम ने बॉन्ड लिस्टिंग का कार्यक्रम संपन्न करवाया। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री वीके सिंह और गाजियाबाद के मेयर भी मौजूद रहीं। दिल्ली में बॉन्ड लिस्टिंग सेरेमनी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली के ओबराय होटल में गाजियाबाद नगर निगम के बॉन्ड लिस्टिंग का कार्यक्रम किया गया। बॉन्ड लिस्टिंग सेरेमनी में शहरी विकास मंत्री आशुतोष टंडन भी मौजूद रहे। लखनऊ नगर निगम पहले ही लिस्टेड हो चुका है। गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा और केंद्रीय राज्य मंत्री और गाजियाबाद से सांसद वीके सिंह ने इसका उद्घाटन किया। गाजियाबाद के अंदर जो काम हो रहे हैं, चाहे ग्रीन बॉन्ड के तहत पानी को ठीक करने का काम हो, चाहे वेस्ट डिस्पोजल का काम हो, चाहे ग्राउंड वाटर को कैसे ठीक किया जाए उसके लिए काम हो, और एक चीज जिसके बारे में आई थी हिंडन के बारे में, उसके सफाई का खाका भी हम लोगों के यहां तैयार है। सो एज आई लुक एट इट, गाजियाबाद इन कमिंग ईयर्स
people will not be disappointed to invest in Ghaziabad, whether it is in property, whether it is in bonds, whether it is in living out there. म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने वाला गाजियाबाद देश का 10वां और यूपी का दूसरा शहर बन गया है। सीवर ट्रीटमेंट के लिए ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर बन गया है। 150 करोड़ के बॉन्ड से वेस्ट वाटर को दोबारा से इस्तेमाल करने का प्रोजेक्ट लगाया जाएगा, जो पर्यावरण को संरक्षित रखने के साथ पानी को बचाएगा। गाजियाबाद के मेयर आशा शर्मा ने बताया कि म्युनिसिपल बॉन्ड्स के लिए अब तक 8.1% की कूपन दर देश में सबसे कम है। बॉन्ड बीएसई के एबीपी प्लेटफॉर्म पर 104 करोड़ ओवर सब्सक्राइब किया गया है। नगर निगम द्वारा समस्त वित्तीय एवं विधिक प्रक्रियाओं को समय से पहले पूर्ण कर दिनांक 31/3/2021 को बीएसई के बिडिंग प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक बिडिंग कर म्युनिसिपल बॉन्ड के इतिहास में 8.1 जो अब तक का सबसे निकायों में सबसे न्यूनतम ब्याज की कम धनराशि है, उस पर 8.1 पे हमको ये बॉन्ड प्राप्त हुआ। हाल ही में 9 और शहरों ने म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किए हैं। इन शहरों में पुणे, हैदराबाद, इंदौर, अमरावती, भोपाल, विशाखापट्टनम, अहमदाबाद, सूरत और लखनऊ शामिल हैं। दिल्ली से पवन गौड़ की रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए पुरातात्विक सर्वेक्षण को मंजूरी दे दी है और साथ ही सर्वेक्षण का सारा खर्चा सरकार को उठाने का आदेश भी दिया है। सर्वे करने के लिए एएसआई के 5 सदस्यों की टीम बनाई जाएगी। इस मामले में दिसंबर 2019 से ही पुरातात्विक सर्वेक्षण कराने को लेकर कोर्ट में बहस चल रही थी। माननीय न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के उपरांत फैसला आज सुना दिया है और मंदिर पक्ष के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर लिया गया है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित किया गया है कि वे अपने खर्चे से ये पुरातत्व का सर्वेक्षण करके और आख्या माननीय न्यायालय में प्रस्तुत करें कि वहाँ इस विवादित ढांचे के पूर्व पुरातन में कोई मंदिर का अवशेष था कि नहीं। इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।